तो पोल से अगर सेंटर की दूरी मापोगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और ऑब्जेक्ट से रे ऐसे आएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। आई बन रहा था, आर बन रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था, यानी μ1 इंटू साइन आई। ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो उसको नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन हम देख चुके हैं। ठीक है, क्या आता है भाई? आर और एफ के बीच का रिलेशन क्या आता है? कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। ठीक है, इसे हमने ड्राइव कर लिया था कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। बढ़िया। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा वो है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, v क्या था? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? ठीक है, बढ़िया। तो अभी बस मिरर फॉर्मूला और इस वाले रिलेशन पे ही आई थिंक क्वेश्चन बनेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, पर स्टार्ट हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने क्लास 10th में की हुई है भाई, बट स्टिल कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे, दोबारा जानेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। भाई मिरर कौन सा है? मिरर है कॉनकेव। कितना दूर रखा है? 20 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? पूरा बाबा u की वैल्यू दे दी 20 सेंटीमीटर। पर ध्यान रखना, कोई भी न्यूमेरिकल करते टाइम आप साइन कन्वेंशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा होगा, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगा और आपको मापना होता है पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप मापोगे ऐसे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लोगे? नेगेटिव। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, बढ़िया। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। पूरा बाबा इसका रेडियस, ओए सेंटर मतलब स्फीयर इधर कंप्लीट होगा ना, तो सेंटर इधर ही आएगा। समझा रहा नहीं आ रहा है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मापने के लिए भी मुझे इधर ही जाना पड़ेगा। पोल और सी के बीच की दूरी क्या होता है बच्चे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगा और हम डिस्टेंस ऐसे मापेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस आप क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। बहुत है, बढ़िया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है -60 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, पोजीशन का मतलब पता है क्या होता है? कि इमेज कहां बना है, यानी वी निकाल लो, इमेज डिस्टेंस निकाल लो। नेचर का मतलब रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बड़ा बना है, छोटा बना है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट बच्चे। ओके ओके, हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। आप बोलेंगे भैया जी हमें f तो दिया ही नहीं है। अबे ललुओ, r इज इक्वल टू 2f है, तो f क्या हो जाएगा? r/2, यानी इसका हाफ, यानी आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। हद यार, इट्स टू इजी। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है, बहुत है, बढ़िया। 1/v, अच्छा u कितना है? u -20 है, तो -1/20, बहुत है, बढ़िया। और f आ गया -30, ये माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस। समझ आवत है? ले लो भाई एलसीएम। 20 और 60 का, 30 का एलसीएम 60 आना चाहिए। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 60। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 2। कितना आ रहा है बच्चे? 1/60। 1/60, बहुत है, बढ़िया। अब क्या हो गया रे? दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो। v कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। पूरे बाबा, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली इमेज राइट हैंड साइड बना होगा, पोल के राइट हैंड साइड बना होगा। नहीं आया क्या समझ? इमेज यहां कहीं बना होगा। अरे हाँ या ना? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे भी ऐसे आ रहा है और इमेज को मापने के लिए भी आप ऐसे जाओगे तभी पॉजिटिव आएगा ना। यानी इमेज कहां बना होगा? राइट हैंड साइड, बिहाइंड द मिरर। कॉनकेव मिरर का केस, बिहाइंड द मिरर, पता है ना, जब पोल और फोकस के बीच हो ऑब्जेक्ट तो बिहाइंड द मिरर बनता है।
एनलार्ज बनता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो डेफिनेटली, और इरेक्ट बना है तो वर्चुअल बना है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बना है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बहुत है बढ़िया। देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल बिहाइंड द मिरर। बहुत है बढ़िया। अच्छा भैया एक और चीज बताओ कि इतना तो पता है कि इमेज एनलार्ज बना है, बहुत बड़ा बना है, पर कितना बड़ा? डबल बना है, 1.5 गुना बना है, ट्रिपल, है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वो बना है, वो हमें मैग्निफिकेशन बताता है। कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। समझ आ रहा है बच्चे? बहुत है बढ़िया। तो मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला था -v/u, अच्छा ये भी तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ये भी तो पढ़ चुके हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत है बढ़िया। अच्छा जी, माइनस v कितना रहे? 60, और u कितना है? u कितना है? -20। माइनस से माइनस गया और एक कट के कितना आ गया बच्चे? 3। मैग्निफिकेशन 3 आ रहा है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना ही था, क्योंकि जब कभी भी वर्चुअल बनता है तो इमेज इरेक्ट बनता है, और जब कभी भी इमेज इरेक्ट हो मतलब अबव प्रिंसिपल एक्सिस हो, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अरे हाँ या ना? मैग्निफिकेशन 3 आया, इसका मतलब पता है क्या? 3 टाइम्स लार्जर बना है इमेज, 3 टाइम्स लार्जर बना है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो इमेज की हाइट 3h होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चे? है ना? तो देयरफॉर इमेज इज एनलार्ज। एनलार्ज मतलब 3 टाइम्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। आई होप मजा आया। अरे कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देंगे। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिगर। बिल्कुल, फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट ए बी है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है ना? बढ़िया। हाउ विल द पोजिशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमेज बी अफेक्टेड इफ द लोअर हाफ ऑफ द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पेंटेड ब्लैक? अरे प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अगर मिरर का लोअर हाफ ब्लैक पेंट कर दो, क्या पेंट कर दो? ब्लैक पेंट कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इमेज के पोजीशन में क्या फर्क पड़ेगा? इमेज के पोजीशन में क्या फर्क पड़ेगा? पोजीशन और इंटेंसिटी में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं सच बताऊं, पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि भाई अब ये वाले पार्ट्स इमेज फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि यहां लाइट टकरा ही नहीं पाएगा। ठीक है, ब्लैक पेंट कर दिया हमने, पर जो अपर पार्ट है मिरर का, वो तो हर एक पार्ट कंप्लीट इमेज फॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट का पढ़ाया था ना? तो भाई ये ऑब्जेक्ट का इमेज तो कंप्लीट ही बनाएगा और सेम पोजीशन पे ही बनाएगा, पोजीशन में कोई असर नहीं होगा, पर इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। इंटेंसिटी क्यों? मतलब उसका ब्राइटनेस है ना, इमेज का ब्राइटनेस, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्यों भाई क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है, इमेज की इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि कितने रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इमेज बना रहे हैं। समझा रहा नहीं आ रहा है? ज्यादा रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इमेज बनाएगा तो इमेज बहुत ज्यादा इंटेंस होगा, पर अगर कम रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इमेज बनाएगा, इमेज तो तब भी बनेगा, पर अब वो थोड़ा कम इंटेंस होगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी ब्राइटनेस कम होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहां से यहां पे कोई रे गया, यहां पे कोई रे गया तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हाफ रे ही रिफ्लेक्ट हो पाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या करोगे आप? इफ द लोअर हाफ ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पेंटेड ब्लैक, देयर विल बी नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द इमेज, बट इट्स इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड। चलो भाई करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। वी हैव अ कॉनकेव मिरर जिसकी बात हो रही है, ठीक है, और लोअर हाफ को हम अपन ने ब्लैक पेंट करना है। तो इसमें पेंट तो देखो यार, पेंट कर नहीं सकते, मिरर खराब हो जाएगा, तो अपन ब्लैक टेप लोअर हाफ में लगा के देखेंगे और देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसा कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ भाई, तो अब क्लियरली आप देख सकते हो कि हमने कॉनकेव मिरर के लोअर पार्ट को ब्लैक पेंट कर दिया। वैसे ब्लैक पेंट नहीं किया, ब्लैक टेप से चिपकाया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। मुझे क्या अपने आप को
अपना इमेज देख सकते हो, मतलब अपने आप को देख सकते हो अंदर, इन्वर्टेड दिखोगे आप, ध्यान दो, क्या दिखोगे? इन्वर्टेड। दिख रहा है, दिख रहा है? क्या मुझे बताओ, जब हमने यहां पे ब्लैक टेप नहीं लगाया था तब भी आप देख रहे थे, तब भी आपकी पोजीशन वही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, सब कुछ सेम था, तो इमेज में कुछ असर नहीं पड़ा, मतलब पोजीशन को लेके, ठीक है? तब भी पोजीशन उसी मतलब तब भी इमेज उसी पोजीशन में बन रहा था, और क्या बन रहा था? इन्वर्टेड। बट अब ध्यान दो, आपकी ब्राइटनेस, इमेज की ब्राइटनेस बहुत कम हो गई है बच्चे, इमेज की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा क्या हो गई है? कम हो गई है। आप अपने आप को देख सकते हो पर उतनी ब्राइटनेस नहीं आ रही है। आप देख पा रहे हो खुशी अपने आप को, ठीक है? अब देखना, जब मैं इस टेप को उतार दूंगा तो ब्राइटनेस देखना बढ़ जाएगा, यानी लोअर हाफ को अगर मैं ब्लैक पेंट कर दूं ना बच्चे, तो पोजीशन, इमेज के पोजीशन में कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? पर उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, समझ आ रहा है? जैसे अगर मैं इन सभी टेप को हटा दूं, इन सभी टेप को अगर एक एक करके हटा दूं, अब देखना, अब अपनी इंटेंसिटी देखो, पहले तुम काले कुले दिख रहे थे, इतनी ब्राइट नहीं बन रही थी आपकी इमेज, अब देखो कितनी तगड़ी ब्राइट बन रही है। सच बोलना ईमानदारी से, ईमानदार, जब तुम्हें महसूस हुआ तभी बोलना हाँ भैया ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है ना? पहले यार, है ना, एचडी वाला चश्मा लगाओ तब भी नहीं दिखते अच्छे से, तुम्हारी फीस तुम बस जो तुम्हारा फेस था ना बच्चे, जो तुम्हारा क्या था फेस, वो हल्का सा मतलब शाइनिंग नहीं थी तुम्हारे फेस में, है ना, काला काला दिख रहा था तुम्हारा फेस। अब देखो कितना ब्राइट दिख रहा है, इमेज कितना ब्राइट बन रहा है बच्चे। फोन में आ रहा है इमेज, आ रहा है ना, आ रहा है ना? इमेज देखो कितना ज्यादा क्या बन रहा है बेटा, ब्राइट बन रहा है। अरे मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आई होप हम समझ गए, जब कभी भी ए ब्लैक पेंट पूंट, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे जो भी मिरर हो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इमेज को, इमेज का पोजीशन वही रहेगा, पर इमेज की इंटेंसिटी घट जाएगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो भाई, अब देखो सेकंड पार्ट, कंप्लीट द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय द ऑब्जेक्ट। क्या घटिया क्वेश्चन दे दिया रे, एक पैरेलल भेज दो, एक क्या भेज दो? पैरेलल। अरे बाबा, पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा, और दूसरा फोकस से ही भेज दो भाई, दूसरा फोकस से ही भेज दो। फोकस से जाएगा तो पैरेलल आएगा, क्या आएगा बच्चे? पैरेलल। कहां पे कट कर रहा है? यहां पे, सी और एफ के बीच बनेगा, ये इमेज यहां बनेगा बच्चे, इमेज यहां बनेगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, इमेज सी और एफ के बीच बनेगा, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, स्मॉल इन साइज बना है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। अगेन कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा। अगेन यार मैं बारी बारी आपको बता रहा हूं, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ठीक है? स्फीयर कंप्लीट इस साइड होगा, तो यही कहीं सेंटर होगा, तो पोल से अगर सेंटर की दूरी मापोगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और ऑब्जेक्ट से रे ऐसे आएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्या लेना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको लेना है माइनस नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h। पूरा बाबा, हाइट क्या दे दिया ऑब्जेक्ट का? h दे दिया। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यानी निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, यानी u निकालना है बच्चे। क्या निकालना है? u। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u कहते हैं ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो as to obtain a real image of magnification 2। oh my god, रियल बना रहा बाबा। क्या बना? रियल। oh my god, कई बार बच्चे ले लेंगे मैग्निफिकेशन को 2, ब्लेंडर हो जाएगा इधर ब्लेंडर हो जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल करो, साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अरे यार, अगर इमेज रियल बना है तो इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्टेड। बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस बनेगा, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव लोगे। मैग्निफिकेशन क्या लोगे? नेगेटिव। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत है, बढ़िया। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज ऑल्सो। ओके, वी भी निकालना है जी। पूरा बाबा, ये तो बवासीर हो गया भैया, दिमाग में बवासीर करने वाला क्वेश्चन है, मतलब आसानी क्वेश्चन है। वी भी निकालना है, यू भी निकालना है अब मजा आएगा। देखो इधर, ठीक है, आर कितना है? -20, तो एफ क्या हो जाएगा? r/2, यानी -10 सेंटीमीटर। बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। और अब भाई ना चोल बे यार भैया, मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकते? मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बताओ क्यों? ना तो वी है ना तो यू है, सिंपल एफ है। तो एक काम करो भैया, मैग्निफिकेशन की हेल्प लो। किसकी हेल्प लो? मैग्निफिकेशन की। ओके, देयरफॉर मैग्निफिकेशन क्या होता है?
माइनस v ओवर u। रुको जरा, सबर करो, v और u में रिलेशन तो आ जाओगा, है ठीक है। साबात, चलो m की वैल्यू 2 पुट करो, नहीं रे -2 पुट करो, ठीक है। -2 माइनस b बाई यू, कटम कटाई हो गया है, v कितना हो गया 2u। समझा नहीं आ रहा है, समझा नहीं आ रहा है, ठीक। जो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ अब क्या ठोक दो, मिरर फॉर्मूला, क्या ठोक दो, मिरर फॉर्मूला, 1 बाई वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। वी कितना रे, वी 2u के हैं और u तो u ही रहने दो, और f कितना था रे -10, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे 2u आएगा, यहां 1 + 2 आएगा और -1/10। यहां भी कटम कटाई हो रहा है, किससे 5 से, तो ऊपर आया 3 और नीचे आया u, वहां है -1/5। उल्टा कर दो रे, उल्टा मुल्टा ही करो अब, u/3 कितना -5/1, -5 हो गया। समझा नहीं आ रहा है, पूरा बाबा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी u आ गया -15 सेंटीमीटर। और u हमेशा नेगेटिव आता ही है, क्योंकि u को हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड रखते हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ। बहुत बढ़िया, u आ गया -15 सेंटीमीटर पूरा बाबा। देयरफॉर v कितना हो गया रे, v हो गया 2u, u पेल दो इधर, u कितना है -15, -30। दिल में दर्द हुआ, होना ही था, होना ही था। रियल कब बनेगा रे लुल्लो, रियल कब बनेगा, जब रेस गई और एक्चुअली में मीट हुई, तो इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगा, पोल के लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगा, और इमेज डिस्टेंस में क्या आता, नेगेटिव ही आना था। स्वाद आया नहीं आया, स्वाद आया नहीं आया, दोनों को ठोक दिया हमने, और बताओ दोनों निकाल दिया, आंसर है हमारा। अगला कॉन्सेप्ट बच्चे, ठीक है, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा रिफ्लेक्शन, ठीक है, मिरर का पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, अब बहुत मजा आएगा, ठीक है। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे, और ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे, लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है बच्चे। ओके नाउ लिसन, भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई बताएगा, पहले आप बताओ। अरे भैया पहले तो बता दो रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है रिफ्रैक्शन। अगेन रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट बट विद द चेंज इन मीडियम। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर था, जैसे ना यहां अगर लेजर लाइट मारूं, अभी अपन करके देखेंगे, ठीक है, अभी जाएंगे धूप धाप जलाएंगे, ठीक है, ताकि वो पाथ विजिबल हो। ओके कोई नहीं, करके देखेंगे। पर जब मैं इसमें मारूंगा तो इसका टकरा के चेंज हो रहा है पाथ। समझा रहा है नहीं आ रहा है बच्चे, इसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। पर सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म में मार रहा हूं, है ना, इस प्रिज्म में रे ऑफ लाइट मार रहा हूं बच्चे, ठीक है। तो अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट इसको पास भी होगा। वैसे मैं सच बताऊं, जब कभी भी आप, अभी हम देखेंगे, ठीक है, जब कभी भी, ये ठीक है ना, यहां 4 दिख रहा है, अच्छा वो तो रिफ्रैक्शन के वजह से दिख रहा है, ठीक है समझ। अच्छा देखो, जब कभी भी कई चीजें देखोगे कि ना, जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है, रे ऑफ लाइट गिरता है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी होता है। कहने का मतलब क्या है, कुछ टकरा के वापस भी चला जाता है और कुछ मीडियम के अंदर भी बढ़ जाता है, ठीक है। जो मीडियम के अंदर बढ़ा है, जो मीडियम के यहां देखो अंदर बढ़ा है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रिफ्रैक्शन, ठीक है। चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ में चेंज आया विद द चेंज इन मीडियम। समझा रहा नहीं आ रहा बच्चे, आ रहा नहीं आ रहा है, बहुत है बढ़िया। इसके ना बहुत सारे फिनोमिनन है। फॉर एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का है ना, जब मतलब स्टार को आप हिलते हुए देखते हो, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से। कई बार क्या होगा, जब आप समोसे वगैरह लेने जाते हो दुकान में, तो बहुत बार देखा होगा, जब समोसा जहां बनता है ना, ऊपर का हवा गर्म होता है, उसे पिछला जो ऑब्जेक्ट है ना वो हिलता हुआ दिखता है आपको, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। मान लो एक ग्लास में आप क्या लो बच्चे, पानी लो एक ग्लास में, ठीक है, उसमें एक सिक्का डालो, सिक्का उठा हुआ दिखेगा। पेंसिल डुबो दो, पेंसिल का जो पार्ट पानी में ना, वो थोड़ा ऊपर को दिखेगा। सारा फिनोमिनन किसके वजह से है, अर्ली सनसेट, अर्ली सनराइज, ठीक है, सब रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन की वजह से है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि बिल्कुल अलग है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो नाउ लिसन,
जिस तरीके से बच्चे, जिस तरीके से हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पूरे बाबा यहां देखो, यहां देखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? पहला बोलता है जो दो है भाई, दो लो है। पहला लो क्या बोलता है? जो इंसिडेंट रे है और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट, वहां पे क्या खींच लो बेटा? नॉर्मल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे। तीनों बच्चे एक ही प्लेन में लाए करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको मैं प्रैक्टिकली करवा चुका हूं, रिफ्लेक्शन के केस में करवाया था, पर सेम प्लेन में लाए करने का मतलब यही है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो पहले क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड क्या कहता है? अरे सेकंड इजी लैंग्वेज में समझो रहे हैं, क्या समझो? इजी लैंग्वेज में। मैं ना डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, यहां देखना। ये मान लो ना ग्लास का सरफेस है बच्चे, ये क्या है? एक ग्लास है, ठीक है? ये हमारा ग्लास 2D में मैंने ग्लास बना दिया, ठीक है? अच्छा, इस पॉइंट पे मैं ना इंसिडेंट रे भेजूंगा, तो इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल बना देता हूं। क्या बना देता हूं? नॉर्मल। ये हमारा कहां है? नॉर्मल। ठीक है बच्चे? अब देखो इंसिडेंट रे आ रहा है, क्या आ रहा है? इंसिडेंट रे, फिर ए रिफ्रैक्ट होके ऐसे गया, मान लो रिफ्रैक्शन हुआ नहीं हुआ? अरे रिफ्रैक्शन हुआ, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विद द चेंज इन मीडियम। बाहर एयर है और अंदर क्या है? ग्लास का मीडियम। मीडियम चेंज हुआ नहीं हुआ? हुआ ना चेंज। अब रुको, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? हुर्रा बाबा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ब्लैकी को लो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ठीक है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे यहां पे नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना, ये गलत है, ये गलत है। वह रिफ्लेक्शन में था, रिफ्रैक्शन में ना होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यहां पे क्या कहता है? अब यहां देखो, क्या कहता है? सेकंड लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक डेरिवेशन में यूज होगा। समझ आ नहीं आ रहा है? वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये किस बला का नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे भाई सब बताऊंगा, सब कुछ अभी बता दूं? नहीं ना, पहले पढ़ो तो सही। वैसे तो मैं सच बताऊं, पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना चाहिए था, इट्स ओके, पर मैं इस टॉपिक के बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट। नहीं आना समझ? आना भी नहीं था बच्चे, आना भी नहीं था समझ। ये कह रहा है, देखो बेटा, हर एक मीडियम का ना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हर एक मीडियम का क्या होता है बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतना ध्यान दो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगला ही टॉपिक है। ठीक है? मान लेते हैं जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं इसे ना μ1 से डिनोट कर रहा हूं। किससे डिनोट कर रहा हूं? μ1 से। ठीक है बच्चे? और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे मैं μ2 से डिनोट कर रहा हूं। जैसे सिंपल डेंसिटी अलग अलग होती है ना, वाटर की अलग होती है, ऑयल की अलग होती है। समझा रहा है? तो एक ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा। सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट घट जाता है किसी मीडियम में, उसी को उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। बट इट्स ओके, पढ़ाया जाएगा। मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। तो मेन अपन को सेकंड लॉ समझना है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं समझना है, अपन को सेकंड लॉ समझना है। सेकंड लॉ ये कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है, ठीक है, जब मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में बन रहा था या ग्लास में बन रहा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में बन रहा है, एयर में। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां बन रहा था? ग्लास में। यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होगा, क्या होगा? इक्वल। यार कांस्टेंट का मतलब क्या? कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, कभी क्या नहीं हो रहा है? चेंज ही नहीं हो रहा है। यार देखो, मतलब अगर आप μ1 का मल्टीप्लीकेशन साइन आई के साथ करो, और आप बच्चे μ2 का मल्टीप्लीकेशन साइन आर के साथ करो, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। और आई कैन से कि फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया, हाँ, एक को मीडियम कहता है और एक से ज्यादा मीडिया कहता है, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया। समझा नहीं आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन
ऑफ एंगल ऑफ थीटा चाहे आई है चाहे आर है, ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। यानी इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। किसी मीडियम का म्यू चेंज हो सकता है तो एंगल चेंज हो जाएगा। अगर म्यू बढ़ा तो एंगल घट जाएगा, अगर म्यू घटा तो एंगल बढ़ जाएगा। सेम यहां देखो, जैसे इसका ना म्यू ज्यादा होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ये यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम का अलग अलग हो सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग हो सकता है, पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। मैं ये कहना चाहता हूं, यानी जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एयर में आई बन रहा था, आर बन रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था, यानी μ1 इंटू साइन आई उतना ही आएगा जितना μ2 इंटू साइन आर आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? पक्का? अच्छा चलो, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत 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 अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो इसको पहले समझो। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन, एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन, ठीक है, एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अरे हाँ या ना? अभी भी नहीं आया समझ? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? अब देखो भाई, यहां देखो, हाँ ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसको कौन सा लॉ कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं भाई। वो रब्बा भाई ना चोल भाई, यहां देखो, ठीक है, इसमें मैं आपको ना दोबारा लाऊं, इसमें मैं आपको दोबारा ला रहा हूं, पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहा हूं, दोबारा लाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा टाइम दे दो अपना, अच्छे से थोड़ा सा सब्र कर लो, सब हो जाएगा। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का? आपको ये पता होगा कि लाइट की हाईएस्ट स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है बच्चे, जो कि वैक्यूम या एयर में होती है। एयर में हल्की कम होती है पर इफेक्टिवली कम नहीं होती, तो इसलिए जितना एयर का होता है उतना ही वैक्यूम का होता है, हम वो लेते हैं। ठीक है, पर अगर मान लो रे ऑफ लाइट अगर वाटर में जाए, ऑयल में जाए, ग्लास में जाए, तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है किसकी बच्चे? लाइट की। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या होता है? कि उस मीडियम में कितने फैक्टर से, उस मीडियम में कितने फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा, वो क्या दिखाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या बताता है? क्या बताता है? कितने फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में घट जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जितना वैक्यूम में होता है यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऊपर रखोगे, और स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में जो है उसे आप नीचे रखोगे। ठीक है, और दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अरे हाँ या ना? अच्छा मुझे एक बात बताना, म्यू की वैल्यू म्यू की वैल्यू क्या हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं होगा? होगा या नहीं होगा बताओ भाई? न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहेगा, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा बड़ा होगा और मतलब ज्यादा होगा, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कम होगा। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, या ज्यादा इक्वल हो सकता है अगर दोनों की स्पीड इक्वल है तो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। नहीं आया क्या समझ? अभी भी नहीं आया क्या समझ? ठीक है, बढ़िया, इसको लिख सकते हो साइड में। ठीक है, तो सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है बेटा, किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, तो ये पता क्या करो, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का या एयर का जो ऊपर लिखो, और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में आ रहा है उसे नीचे लिखो। समझ आ नहीं आ रहा है? वो फ्रैक्शन क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है? बढ़िया। अब यहां देखना कुछ इंपोर्टेंट बात है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली म्यू से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, मर्जी है भाई, अपन म्यू से डिनोट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में अपन सी लेंगे और मीडियम में अपन क्या लेंगे? वी। कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। अब मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज said टू बी ऑप्टिकली डेंसर। यस, ऑप्टिकली डेंसर।
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू की वैल्यू ज्यादा होगा वो मीडियम ऑप्टिकली क्या होगा, डेंसर होगा। ऑप्टिकली डेंसर कहना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइट के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है, लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में ज्यादा घट दे उसका म्यू ज्यादा आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा और उसको ज्यादा डेंसर कहा जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। ऑप्टिकल डेंसिटी और सिंपल डेंसिटी को मिक्स मत कर देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे वाटर और ऑयल को लो, किसका डेंसिटी ज्यादा होता है, वाटर का या ऑयल का? वाटर का। ऑयल हमेशा ऊपर होता है ना, जब दोनों को मिक्स करते हैं। वाटर का डेंसिटी क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, पक्का। पर अगर मैं ऑप्टिकली देखूं, लाइट के पर्सपेक्टिव में देखूं, किसके पर्सपेक्टिव में देखूं, लाइट के पर्सपेक्टिव में देखूं, ठीक है, तो ऑयल को ज्यादा डेंस कहा जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। तो ऑयल ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा, यानी ऑयल में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा घट जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। अभी भी नहीं आया समझ? अरे अब तो आ गया, ठीक है। तो ये चीज बोला गया है, अ मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अ मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is said to be optically denser and a medium with lower refractive index is said to be optically rarer। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। यस, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, जो लाइट जा रहा है उस मीडियम पे, ठीक है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम whose value depends only on the nature of material of the medium and color और wavelength of light। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, वेवलेंथ चेंज होता है, बिल्कुल ठीक। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, बिल्कुल ठीक। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज ही नहीं होता। फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होता? इस सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है। फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? जो सोर्स का वाइब्रेटिंग का फ्रीक्वेंसी होगा वही, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, वही रे का फ्रीक्वेंसी होगा। तो जब कभी भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होता, बल्कि क्या चेंज होता है, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, इतना हमेशा आप ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो बच्चे अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अध्ययन कर लिया अच्छे से भाई, ठीक है। अब यहां देखो अब तो समझ आ गया होगा ना, अब तो समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ, जैसे कि अभी मैंने लिखा था μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो एक काम करो, sin r को यहां भेज दो, sin i ओवर बच्चे sin r, और बच्चे एक काम करो μ1 को वहां भेज दो, μ2 ओवर μ1। अब पता है इसको क्या कहते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसको लिखते हो μ21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है यार, कई बार ये ऐसे होगा, देखो म्यू ए बाय म्यू बी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, तो इसको आप लिखोगे म्यू ए बी। अगर ऐसा होगा म्यू बी ऊपर होगा और म्यू ए नीचे होगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, म्यू बी ए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? ओके ग्रेट। अब यहां देखो, इस चीज को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं बच्चे, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। बच्चे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसा क्यों होता है? जब कभी, समझ आ रहा है, वैसे रास्ते में अगर देखो मिरर रख दो तो पक्का है कि टकरा के वापिस आ रहा है, तो उसने अपना पाथ चेंज करना है, ठीक है। पर यहां पे क्या है, जस्ट मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो बच्चे लाइट है वो मीडियम के अंदर भी चला जा रहा है, पर अपना पाथ चेंज क्यों कर रहा है और रिफ्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्या रीजन है इसका? सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट हर एक मीडियम में अलग अलग होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है जब मीडियम चेंज होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया। अच्छा देखो, इसको प्रूफ कर देंगे हम, इसको अपन प्रूफ कर देंगे कि चेंज होता है, ठीक है। अच्छा देखो, इतना ध्यान रखो, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम। जो ऑप्टिकल रेयर मीडियम होते हैं, ठीक है, उनमें लाइट तेजी से ट्रैवल करता है, फास्टर ट्रैवल करता है देन इन डेंसर मीडियम। बढ़िया। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो एक मीडियम है, ठीक है बेटा, ये वाला मीडियम है एक, समझ आ रहा है? यहां पे मैंने नॉर्मल भी खींच दिया, क्या खींच दिया भाई, नॉर्मल, और इंसिडेंट रे आ रहा है,
और एंगल कितना बन रहा है आई। अरे फिर रिफ्रैक्ट हो गया बच्चे, क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। और यहां पे एंगल क्या बना बच्चे, आर। ठीक है भाई, इसको मैं मीडियम 1 कह रहा हूं, इसको मैं मीडियम 2 कह रहा हूं। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2। अरे हाँ या ना, मान लो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, क्या है बच्चे, v1। और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जा रहा है, क्या है बच्चे, v2। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो μ1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या होगा। अरे अभी तो हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे हम c से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी v1, क्योंकि μ1 की बात हो रही है। नहीं आया क्या समझ। μ2 क्या होगा बच्चे, μ2 क्या होगा, यहां देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे अपन c ही कहते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब क्योंकि मीडियम 2 की बात हो रही है तो मैं v2 लूंगा, क्या लूंगा बच्चे, v2। बहुत बढ़िया। अरे हाँ या ना भैया, ये भैया इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दो, क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ। ठोक दो भाई, काहे डर रहे हो तुम लोग, स्नेल्स लॉ लगाओ। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और एंगल आई है, यानी μ1 sin आई। दूसरे मीडियम का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एंगल क्या है, r, यानी μ2 sin r। यही तो था हमारा स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। अरे सेकंड पॉइंट यार, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड पॉइंट। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत है बढ़िया। ये भैया एक काम करते हैं, यहां देखो साइन आई है, साइन आर यहां भेज दो, और μ2 है और μ1 वहां भेज दो। μ2 क्या था वे, c बाय v2, μ1 क्या था, c बाय v1। अच्छा, ऊपर वाला एज इट इज रहने दो, नीचे वाला पलट देते हैं, पता नहीं बड़ा वाला डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है, नीचे वाले फ्रैक्शन को पलट देते हैं, पलटम पलटाई चल रहा है इधर। ठीक है बेटा, c से c कट गया, c से c कट गया। ठीक है, क्या है फ्रैक्शन, v1 ओवर v2। तो देयरफॉर साइन i ओवर साइन r किसके इक्वल आ रहा है, v1 ओवर v2। ये क्यों किया भैया, क्यों किया, अरे एक चीज बताना चाहता हूं मैं तुम्हें, ऐसे नहीं कर दिया है, एक चीज बताना चाहते हैं हम आपको। ध्यान दीजिए, ध्यान। पहला केस और ई हमारा दूसरा केस। पहला केस क्या है, पहला केस है when light travels from rarer to denser medium। एक पल के लिए मान लो कि मीडियम 1 रेयरर है और मीडियम 2 क्या है, डेंसर। एक पल के लिए मान लो बेटा, ठीक है, ये रेयरर है और ये वाला बेटा डेंसर मीडियम है। बहुत बढ़िया। अच्छा, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, यानी v1 ज्यादा होगा v2 से। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, v1 ज्यादा होगा v2 से, ई ना चोलवे, v1 ज्यादा है v2 से, तो एंगल आई ज्यादा होगा एंगल r से। अरे यार इस वाले फ्रैक्शन का ऊपर वाला अगर ज्यादा है नीचे वाले से, तो ये वाला फ्रैक्शन का भी तो ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाले से, तभी तो दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। इट मींस साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। ठीक है, और जब कभी भी ऐसा होता है तो साइन आई साइन आर से तभी ग्रेटर हो सकता है जब आई आर से ग्रेटर हो। मतलब ये ना चोल बे रब्बा भाई, ना चोल बे। यहां देखो मतलब क्या है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तभी नॉर्मल की ओर मुड़ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरे मतलब थोड़ा इसे बड़ा बना दूं क्या, महसूस करवाने के लिए ना बड़ा बना देता हूं। देखो इधर, ओ माय गॉड, यहां देखो, क्या ही बड़ा बनेगा यार, यहां तो जगह ही नहीं है, बोर्ड में जाना पड़ेगा। कोई नहीं, पर फिर भी ऐसा ना आया। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ है पर पाथ चेंज नहीं हुआ, मतलब डाइवर्ज नहीं हुआ, अगर इसने अपना पाथ चेंज नहीं किया होता तो सीधा जाता, क्या जाता, यानी आई आर के इक्वल होता,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आर कम है, आर कहां है? जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इधर मुड़ा होगा या उधर मुड़ा होगा बताओ? नॉर्मल की ओर मुड़ा होगा, तभी तो आर कम हुआ। कहां मुड़ा बे? नॉर्मल की ओर। आहा, मुड़ गया। ये मुड़ गया, देखो आ गया, इन नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। ये नॉर्मल की ओर क्या हो गया? बेंड हो गया, ताकि आर कम बने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम बने। समझ आया नहीं आया? जब कभी भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए तो रे ऑफ लाइट हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल झुकता है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। किसकी ओर बेंड हो जाता है? नॉर्मल की ओर। काहे मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं? इस वजह से, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम तभी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, जब वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मल की ओर झुक जाए। मजा आया नहीं आया? अभी भी नहीं आया मजा? आ गया? बहुत है बढ़िया, स्वाद आ गया। ठीक है, अब चलो जी, अब चलो दूसरा केस लेके देखते हैं। कौन सा केस? दूसरा केस। तो ये तो अपन प्रूफ कर चुके ना भाई, इसको ध्यान में रखना प्लीज, इसको, इस रेशियो को ध्यान में रखना, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं ये सब। तो इतना साइन आई ओवर साइन आर किसके इक्वल है? V1 ओवर V2, V1 ओवर V2। दूसरा केस में चलते हैं। ये रहा हमारा दूसरा केस। हा, ये दूसरा केस रहा। When light goes from denser to rarer medium, oh my God, इन अचोलवे, मतलब बाहर जो मीडियम है वो ज्यादा डेंस है। ऑप्टिकली डेंसर की बात हो रही है इधर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सिंपल वाले डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम वाली नहीं बच्चे, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है इधर। ठीक है, बाहर वाला मीडियम जिसे मैं मीडियम 1 मान रहा था वो अब डेंसर है। अब वो क्या है बच्चे? डेंसर। ये देखो ऐसा कुछ बनाया था हमने, ऐसा कुछ बनाया था। ये मीडियम बाहर वाला 1 था, ये 2 था, और यहां पे नॉर्मल करवाया था ऐसे। ठीक है, अब बाहर वाला डेंसर है मैं कह रहा हूं, और अंदर वाला क्या है बच्चे? रेयरर। मतलब मान लो बाहर क्या है? बाहर है हमारे पास ऑयल, और अंदर क्या है? वाटर। ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। इज इट फाइन? इज इट फाइन? गॉट इट, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत है बढ़िया। यहां पे स्पीड क्या था रे? मतलब यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था। स्पीड क्या था? v1। और यहां पे स्पीड क्या था? v2। ठीक है, अब v1 कम होगा v2 से, क्योंकि रेयरर में स्पीड हमेशा ज्यादा होता है और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होता है? कम। यानी इस केस में v1 हमेशा कम होगा v2 से। समझ आ रहा है बच्चे? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? नहीं है ना? अच्छा, अभी हमने क्या देखा था कि साइन आई ओवर साइन आर होगा, साइन आई ओवर साइन आर क्या होगा? v1 ओवर v2। ठीक है बेटा, v1 कम है, v2 ज्यादा है। अगर इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इस वाले फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर ज्यादा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा? कम। यानी साइन आई विल बी लेस देन साइन आर। इट मींस आई, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, यानी एंगल आर ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है। मान लेते हैं कि इसके पाथ में चेंज आया नहीं तो सीधा जाता, और एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाता? इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिखाया नहीं सिखाया? सिखाया। अरे दो रे ऑफ लाइट अगर, जो दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करें, आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो, तो यहां भी आई आर के इक्वल होता है, पर नहीं, नहीं, फिजिक्स कहता है कि आर को ज्यादा होना पड़ेगा आई से। और आर ज्यादा कब होगा? जब नॉर्मल से दूर जाएगा या नॉर्मल के पास आएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा मेरे ललुओं, नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी ऐसे आ रहा है और जैसे रिफ्रैक्ट होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, ताकि एंगल क्यों जा रहा है? पहले क्यों जा रहा है?
अवे क्यों जा रहे हैं नॉर्मल से? अरे ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे जाने के बाद ही आर ज्यादा बनेगा आई से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? दैट्स व्हाई व्हेनेवर रे ऑफ लाइट goes from denser to rarer medium, ray of light bends away from the normal। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत? तो इतना 2 पॉइंट समझ लो, 2 पॉइंट समझ लो। अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल। मजा आया नहीं आया? एक चीज का प्रूफ दिया मैंने, सिर्फ आपको ये नहीं कि बता दिया कि ऐसे बना लेना वैसे बना लेना, रटवाया नहीं है, पूरा देखो, पूरा हमने समझा है थ्योरी वाइज। बहुत बढ़िया बच्चे, कुछ नोट वाले पॉइंट है, पढ़े लेते हैं भाई इसको। क्या कर, यहां देखो, whenever light goes from one medium to another the frequency and the phase of light does not change। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। however velocity and wavelength of light changes। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं, एक रीजन है, एक रीजन है। यहां देखो बेटा, किसी भी मीडियम में ना, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पता क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हो। अच्छा, मैं ना वेलोसिटी को ऐसे बना देता हूं और फ्रीक्वेंसी को ऐसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, डजंट चेंज। वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज तभी होगा जब लैम्डा चेंज होगा। जब लैम्डा क्या होगा? चेंज। जब लैम्डा घटेगा वेलोसिटी घटेगा। यानी डेंसर मीडियम में वेलोसिटी घटता है ना, तो वेवलेंथ भी घटेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत है बढ़िया। अगला, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, ये बहुत अच्छा है, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे रे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकली। समझे ना समझे? समझे? When a ray of light incident normally, there is no change in the path of light, that is refraction of light doesn't occur। कहने का तात्पर्य क्या है भैया? स्वाद नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। रुको, स्वाद दिलाते हैं तुम्हें, रुको। यहां देखो, ये है मीडियम। अरे मीडियम, ये देखो, इस पॉइंट पे हम बना रहे हैं नॉर्मल। हम भी तीखे भाई। अभी मैं आप तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर मैं नॉर्मली मारता हूं, अच्छा पीछे देखो इधर, अगर मैं नॉर्मली मारता हूं इसमें, वही अब चेंज हुआ है पाथ में, वो देखो। चेंज हुआ है, पहले ऐसे जा रहा है और इसे ला रहा हूं तो ऐसे जा रहा है, पाथ में चेंज हो रहा है ना? ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा है? अब मैं इसी को नॉर्मली ला रहा हूं, नॉर्मली, मुझे रे ऑफ लाइट खुद नहीं दिख रहा, वहीं पे है देखो। तब बताऊंगा मैं आपको, जब फॉग करेंगे ना, उधर फॉग धुआं धुआं करेंगे ना। इंसिडेंट रे ऐसे ही आ रहा है, मतलब नॉर्मली आ रहा है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल क्या लोंगी आ रहा है, सीधा 90 का एंगल बना के आ रहा है। ये गलत है कहना, 0 एंगल बना के आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या है? 0। ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो तो उसको नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं, क्योंकि सरफेस के साथ 90 बना रहा है ना। ठीक है भाई, ना जाएगा आए ना जाएगा बाय, सीधा निकल लेगा सिग्मा मेल भाई, मतलब सिग्मा सीधा नहीं भटकता, ये नहीं भटकता, जिसका एम वो ना। समझदार नहीं आ रहा है? आने दो, किसी को नहीं देखना, समझदार नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत मुश्किल चीज है ये चीज। कहने का मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट होगा ही नहीं। ठीक है, जैसा है वैसे ही जाएगा, महसूस करवा देंगे हम आपको। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत है बढ़िया। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बच्चे। अब हम एक रिलेशन करने जा रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट मीडियम में क्या होता है। हमने अभी देखा कि जैसे कि मीडियम में जब जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, क्योंकि वेवलेंथ भी चेंज होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वेवलेंथ चेंज होगा। ठीक है, तो उन दोनों में रिलेशन देखेंगे कि वैक्यूम के वेवलेंथ और मीडियम के वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो कुछ चीजें मान लो
ठीक है, कि लैम्डा नोट क्या है, वेवलेंथ है लाइट का वैक्यूम में, ठीक है बेटा। लैम्डा एम क्या है, एम फॉर मीडियम, है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसी लाइट का वेवलेंथ है पर मीडियम में जाके चेंज हो गया, लैम्डा नोट से लैम्डा एम हो गया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बढ़िया। न्यू तो चेंज नहीं होता भाई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो इसको अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में क्या अंतर देता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट, समझा रहा नहीं आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट किसकी बात करूं, वैक्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चे, वैक्यूम की, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो मैंने माना है वो माना है सी, क्या माना है, सी। तो लैम्डा नोट इंटू न्यू होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करूं इन मीडियम की, किसकी बात करूं, मीडियम की, बहुत बढ़िया, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट को मैं v से डिनोट करूंगा, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, यहां भी न्यू है, यहां भी क्या है, न्यू, क्योंकि मीडियम चेंज होने के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो यहां पुट कर दो यार, साफ सिंपल बात, सी क्या हो गया, लैम्डा नोट न्यू, ठीक है, और वी क्या हो गया, लैम्डा एम न्यू, न्यू से न्यू चला गया, लैम्डा नोट बाय लैम्डा एम, ठीक है। अच्छा लैम्डा एम किसके इक्वल हो जाएगा, यहां ले आओ इसको, लैम्डा नोट बाय म्यू, ठीक है, और म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, समझ नहीं आ रहा है। तो अगर नीचे वाला 1 या 1 से बड़ा हो तो पूरा फ्रैक्शन छोटा आएगा, पता है ना, यानी लैम्डा एम लेस देन लैम्डा नोट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू कह लो, बात एक ही है ना। अगर मैं यहां इक्वल टू का लगा रहा हूं तो यहां भी लगाना पड़ेगा, अगर यहां नहीं लगा रहा हूं तो यहां नहीं लगाना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है। देयरफॉर द वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज इट गोज फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू एनी अदर मीडियम। इतना तो समझ गए बच्चे। देखो ये फॉर्मूला सीधा याद रख लेना, म्यू किसके इक्वल है, म्यू इक्वल है लैम्डा नोट ओवर लैम्डा एम, बस, ठीक है बच्चे, अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया।